हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार देव नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज टॉपिक हमारा 4 है। पाठ 1 या अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, कक्षा 10th में विज्ञान विषय। हम पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे कि विटामिन डी के साथ में विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। इसका आंसर आएगा कैल्शियम। क्योंकि देखो छोटे प्रश्न आते हैं आपके इस पाठ में से, आपके एक अंक का और 3 अंक का 2 प्रश्न आते हैं बेटा। इसी प्रकार नेक्स्ट कड़ी में आप देखिए, अगला क्वेश्चन हो गया आपका दूसरा, इसमें आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम के साथ मिलकर, अब कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों दांतों को मजबूती प्रदान करने वाला खनिज तत्व का नाम। क्वेश्चन क्या है बेटा? कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती, हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने वाले खनिज तत्व का नाम लिखिए। ये प्रश्न है बेटा। तो इसका आंसर आपको क्या देना होगा? फास्फोरस। तो कैल्शियम के साथ कौन जुड़ेगा? फास्फोरस, जो कि हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है। पी फॉर फास्फोरस, ये तत्व फास्फोरस। तो ऐसे प्रश्न बनता है कि कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने वाले खनिज तत्व का नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न आपके ए भाग में आते हैं, एक नंबर के। और देखिएगा आप, जो आपको खनिज लवणों की टेबल दी गई थी उसके अंदर, इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाले तत्व का नाम बताइए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, एग्जाम आने लायक। देखिएगा प्रश्न क्या है बेटा कि तीसरा क्वेश्चन है, रुधिर में हीमोग्लोबिन, प्रश्न क्या है? रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाले, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाले, हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाले तत्व का नाम लिखिए। तत्व का नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न बनता है। तो देखो, हीमोग्लोबिन का निर्माण किसमें? रक्त में किस तत्व के द्वारा किया जाता है? ध्यान देना, उस तत्व का नाम है आयरन या लौह तत्व। उत्तर क्या होगा बेटा इसका? लौह तत्व, या हम ये भी कह सकते हैं आयरन। आयरन बोलते हैं इसको, प्रतीक है Fe, ये लौह तत्व। अगला इसी कड़ी में क्वेश्चन देखिएगा आप, चौथा क्वेश्चन जो बन रहा है, ये छोटे प्रश्न है तो देखिएगा ध्यान से कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आवश्यक तत्व का नाम बताइए। थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है ये? थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व का नाम बताइए या लिखिए। तत्व का नाम लिखिए। तो ये एक नंबर प्रश्न है बेटा। इसमें आंसर आ जाएगा आपका आयोडीन, आयोडीन तत्व। आइए से रिवीजन करते हैं इसको, तो ध्यान देना। ये छोटे प्रश्न बनते हैं इस पाठ में से, और भी बनते हैं काफ़ी सारे। तो रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाले तत्व का नाम लिखिए।
लौह तत्व या आयरन। अब आता है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आवश्यक तत्व का नाम लिखिए, उसका नाम है आयोडीन। तो ये आपका कुपोषण से संबंधित टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद में आता है आपको मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं पोषण संबंधित टॉपिक आपके समाप्त हो गए। अब आता है आपको मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में आपको सबसे पहले मानव स्वास्थ्य के लिए किस आवश्यकता है? जल की। तो ध्यान देना, पाठ का नाम ही क्या है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो भोजन से संबंधित हो गया। अब आता है मानव स्वास्थ्य टॉपिक, मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ। ध्यान देना, मुख्यतया ह्यूमन हेल्थ के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है जो आपके टॉपिक में आवश्यकता नहीं, मतलब हमें इन्हें के प्रभावित होता है इन चीज़ों से ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ। सबसे पहला है जल, वाटर, और दूसरा है मोटापा। इससे भी मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मोटापा। मोटापा इसे बोलते हैं ओबेलिटी। क्या बोलेंगे इसको? ओबेलिटी, ओबेलिटी। और तीसरा आ जाएगा आपके इसमें रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, बीपी। तो ये 3 चीज़ें मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मानव स्वास्थ्य के टॉपिक में हम इसको पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपको दे रखा है इस समय। तो देखो, जल, जल क्या है? सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे हम जल के बारे में। तो प्रश्न बनता है बेटा, आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है। जल है तो कल है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जल है तो कल है, अन्यथा कुछ भी नहीं है, कल भी नहीं है। मानव की समस्त क्रियाएं जल के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप, जल क्या है? पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए? जो हम जल को पीते हैं उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या है बेटा? ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन देख लें, प्रारूप क्वेश्चन का, कि जल क्या है। आप सभी जानते हैं जल के बारे में, और हम बताएंगे आपको जल के बारे में। जल क्या है? पीने योग्य, पीने योग्य जल, जो पीने के योग्य होता है। पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए? होने चाहिए, उल्लेख कीजिए। 3 नंबर में आ जाता है ये। गुणों को आप 4 गुण लिख दीजिएगा, और जल की परिभाषा दे दो। ऐसे आता है ये 1 + 2 = 3 अंक का। तो आपने सबसे पहले इसमें देखो, आप ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे? पहला उत्तर देखिएगा आप, जल। तो जल क्या है? जल के बारे में परिभाषा देखें। जल वास्तव में है क्या? ध्यान देना, जल, वाटर, ध्यान देना। प्रकृति में जल काफ़ी सारा विद्यमान है। तो प्रकृति में जल किस रूप में पाया जाता है, किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में पाया जाने वाला एकमात्र, प्रकृति में पाया जाने वाला एकमात्र पदार्थ जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जल कहलाता है। प्राकृतिक रूप से यह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, एकमात्र जल। तो देखिएगा, जल का सूत्र H2O। अब जल का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। जल का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसे हाइड्रेट भी कहते हैं, केमिस्ट्री में हाइड्रेट भी कहते हैं, हाइड्रेट। इसका नाम क्या है? सूत्र देखो आप, H2O। ये तो हो गया इसका अणुसूत्र। इसका नाम, रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ध्यान देना, इसे हाइड्रेट भी कहते हैं, हाइड्रेट। ध्यान देना, हाइड्रेट्स। तो ये जल
ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है प्रकृति में। तो प्रकृति या पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा पदार्थ जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है जल कहलाता है। तीनों अवस्थाओं में एक साथ पाया जाता है। जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ ठोस अवस्था में पाया जाएगा, जल है उसके अंदर, और द्रव है तो द्रव में तरल अवस्था में, और जलवाष्प अर्थात वेपर, गैस के रूप में जल होता है। तो आप देखिएगा परिभाषा देखो इसकी, प्रकृति मतलब पृथ्वी, ध्यान देना, प्रकृति और पृथ्वी। बात है कि प्रकृति या पृथ्वी में पाया जाने वाला एकमात्र पदार्थ, पाया जाने वाला एकमात्र पदार्थ जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है जल कहलाता है। आपकी पुस्तक के अनुसार ये परिभाषा बना दी गई है। तो प्रकृति या पृथ्वी में पाया जाने वाला एकमात्र पदार्थ जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे देखिएगा, ठोस है, कभी ओले के रूप में गिरते हैं, जब वर्षा होती है तो ठोस रूप में होते हैं ओले, और बूंदों के रूप में आता है, द्रव के रूप में आता है, और कभी कभी संघनन, बादल जो बनते हैं वो संघनन के द्वारा मतलब वेपर, समुद्रों से जल वाष्प के रूप में उड़ता है और वापस संघनन होकर के द्वारा क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। तो गैस रूप में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे बर्फ़ को देख लीजिएगा, ध्यान देना, जैसे बर्फ़ है तो इसमें पूरा जल होता है। बर्फ़ को हम ऊष्मा देंगे तो क्या बनेगी, द्रव बन जाएगा, और द्रव को क्या देंगे, और ऊष्मा देंगे, ऊष्मा, तो क्या बनेगा, ये गैस। गैस को वापस क्या करेंगे, संघनन करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को वापस क्या करेंगे, ठंडा, या संघनन, ठंडा कर लो और ठंडा कर लो, द्रव को फ्रीज कर लेंगे तो बर्फ बन जाएगी। तो ये तीनों अवस्थाओं में जल के रूपांतरण हैं। तो देखिएगा आगे, तो जल आपको पता लगे वो जल क्या है, कि जल प्रकृति या पृथ्वी में पाया जाने वाला एकमात्र पदार्थ जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है जल कहलाता है। अब देखिएगा, हमारे उपयोग के लिए, हमारे उपयोग में आने वाला जल कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों और भूमिगत स्रोतों से और वर्षा से। कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों, भूमिगत स्रोतों और वर्षा से प्राप्त होता है। तो देखिएगा, हमारे उपयोग के लिए जल नदियों, तालाबों, झरनों, भूमिगत स्रोतों और वर्षा से प्राप्त होता है। तो देखिए बेटा, हमारे लिए जल, हमारे लिए उपयोग में आने वाला जल, हमारे उपयोग के लिए या हमारे उपयोग में आने वाला जल नदियों, तालाबों, झरनों, भूमिगत स्रोतों और किस प्राप्त होता है, वर्षा से प्राप्त होता है। ध्यान देना। अब इस जल का उपयोग हम किस में करते हैं, ध्यान देना, जल का उपयोग किस में करते हैं हम लोग, ध्यान देना, जल का उपयोग पीने योग्य, पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन एवं कपड़े धोने, कृषि एवं उद्योगों के रूप में किया जाता है। अब देखो, इस जल का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग, किस रूप में करते हैं, देखिए ध्यान से, इस जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए, जल का उपयोग
जल का उपयोग, अगला पॉइंट है जल का उपयोग, हमारे द्वारा इस जल का उपयोग पीने के लिए, भोजन बनाने, नहाने व कपड़े धोने, नहाने एवं कपड़े धोने, बर्तन धोने, कृषि एवं उद्योगों में किया जाता है। तो देखिएगा, जल का उपयोग भोजन बनाने, पीने के लिए करते हैं हम, क्योंकि जल है तो जीवन है, अन्य कुछ नहीं है। भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने या बर्तन मांजने, कृषि के लिए, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कृषि के लिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो जल पर डिपेंड करता है, वर्षा के जल पर और या भूमिगत स्रोतों पर। तो कृषि के लिए और उद्योगों में जल का उपयोग किया जाता है। अब आता है मानव के पीने योग्य जल में। तो हमारे बात चल रही है मानव स्वास्थ्य की, तो पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ध्यान देना। मानव के पीने योग्य जल में कई प्रकार के खनिज लवण, ध्यान देना, मानव के पीने योग्य जल में कई प्रकार के खनिज लवण, कण, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें कुछ लाभ पहुंचाते हैं और कुछ हानि पहुंचाते हैं ना, कि हमारे पीने योग्य जल में कुछ खनिज लवण, सूक्ष्म जीव और कण आदि पाए जाते हैं जो हमें कुछ हानि पहुंचाते हैं, कुछ लाभ पहुंचाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मानव के पीने, देखो पॉइंट क्या है, मानव के पीने योग्य जल में क्या चीज़ पाई जाती है, मानव के पीने योग्य जल में कई प्रकार के खनिज लवण, कण, कई प्रकार के खनिज लवण, कण और सूक्ष्म जीव मानव के पीने योग्य जल में कई प्रकार के खनिज लवण, सूक्ष्म जीव, कण, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं जो हमें कुछ लाभ पहुंचाते हैं, कुछ लाभ पहुंचाते हैं और कुछ हानि पहुंचाते हैं। तो देखिएगा, मानव के पीने योग्य जल में कई प्रकार के खनिज लवण, कण, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें से कुछ हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं। अब देखिएगा, तो पीने योग्य जल में कौन से गुण होने चाहिए। अब आते हैं पीने योग्य जल में कौन से गुण होने चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। फिर आता है पीने योग्य जल में पाए जाने वाले कोई 4 गुण लिखिए। बनता है प्रश्न ऐसे, पीने योग्य जल में कौन से गुण होने चाहिए। तो देखो, पीने योग्य जल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पीने योग्य जल में निम्नलिखित
क्या होना चाहिए बेटा? पीने योग्य जल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। प्रश्न बनता है कि पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला गुण है, ध्यान देना, पहला गुण इसमें आ जाएगा आपके कि पीने योग्य जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच मान, पीएच होता है, ध्यान देना, पीएच मानते हम 1 से लेकर के 7 तक होता है अम्लीय, 7 पर हो जाता है उदासीन और 7 से ऊपर क्षारीय। तो हमें पीने योग्य जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? पीएच किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघु गुणक को पीएच कहते हैं। इसमें देखिएगा पीने योग्य जल में, तो पीने योग्य जल का पीएच, पहला पॉइंट है पीने योग्य जल का पीएच, पीने योग्य जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। पीने योग्य जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, अर्थात क्या मतलब है इसका? कि जल गुणवत्ता मानक के अनुसार होना चाहिए, अर्थात जल गुणवत्ता मानक एक स्केल होता है जिस पर जल की गुणवत्ता को मापा जाता है। गुणवत्ता मानक के अनुसार होना चाहिए, तो हमारे लिए पीने योग्य जल होगा वो। तो गुणवत्ता मानक, इस पर जल का गुणवत्ता मानक माना गया है 7 से 8.5, यह जल का गुणवत्ता मानक माना गया है के अनुसार होना चाहिए, जल गुणवत्ता मानक के अनुसार होना चाहिए। तो ध्यान देना, पीने योग्य जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, अर्थात तात्पर्य क्या है? पीएच से जल का गुणवत्ता मानक, जल गुणवत्ता मानक के अनुसार होना चाहिए। तो जल की गुणवत्ता मानक कितनी होती है? 7 से लेकर के 8.5। तो इस प्रांश में जल होना चाहिए। दूसरा जो है गुण, दूसरा गुण क्या है कि पीने योग्य जल में दूसरा गुण है पीने योग्य जल में जो यानी पर गंदगी होती है, कणीय गंदगी। कौन सी गंदगी? कणीय गंदगी, वनस्पति, मतलब पादप या शैवाल बहुत होते हैं जल में घुले हुए, वनस्पति और हानिकारक सूक्ष्म जीव और हानिकारक सूक्ष्म जीव आदि नहीं होने चाहिए। हानिकारक सूक्ष्म जीव आदि नहीं होने चाहिए। क्या बेटा? कि पीने योग्य जल में कणीय गंदगी, कणीय पदार्थ गंदगी होती है, धुंधला गदला वगैरह, वनस्पति मतलब छोटे शैवाल वगैरह ये पाए जाते हैं, और हानिकारक सूक्ष्म जीव आदि नहीं होने चाहिए, तो वो पीने योग्य जल होगा। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। क्या है बेटा? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन O2 प्राणवायु गैस होती है बेटा, O2 घुली होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, तो वो पीने योग्य जल होगा। और ध्यान देना, पीने योग्य जल में खनिज पदार्थ की गुणवत्ता, पीने योग्य जल में खनिज पदार्थ गुणवत्ता मानक के अनुसार होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है इसके अंदर पीने योग्य जल का कि पीने योग्य जल में खनिज पदार्थ
या खनिज लवणों, पीने योग्य जल में खनिज पदार्थ गुणवत्ता मानक, खनिज पदार्थ गुणवत्ता मानक के अनुसार होने चाहिए, गुणवत्ता मानक के अनुसार होने चाहिए, गुणवत्ता मानक के अनुसार होने चाहिए। तो ध्यान देना बेटा, ये आपके पीने योग्य जल के गुण थे, क्वालिटीज़, विशेषताएं, कि पीने योग्य जल में क्या विशेषताएं होती है, क्या गुण होना चाहिए। एक बार इनको दोबारा तैयारी कर ले कि पीने योग्य जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, अर्थात पीएच मान संतुलित होना चाहिए, अधिक खारा या अम्लीय नहीं होना चाहिए, अर्थात जल गुणवत्ता मानक के अनुसार होना चाहिए, अर्थात जल गुणवत्ता मानक का जो पीएच है 7 से लेकर के 8.5 तक होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है आपके, पीने योग्य जल में कणीय पदार्थ गदला, अर्थात कणीय गंदगी, वनस्पति, छोटे शैवाल आदि पादप के टुकड़े और हानिकारक सूक्ष्मजीव नहीं होने चाहिए। तीसरा है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। चौथा है आपके पीने योग्य जल में खनिज पदार्थ जो खनिज लवणीय होते हैं उनकी गुणवत्ता मानक के अनुसार होनी चाहिए।